नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ चर्चा पूरी होने पर मतदान भी होगा। इसके साथ ही आज मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान होना भी सदन की कार्यसूची में शामिल। राज्यसभा में आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यों पर चर्चा शुरू हुई और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान राज्यसभा सदस्यों की ओर से पेश संकल्पों पर चर्चा होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय कमेटी के संबंध में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक गड़बड़ी को रोकने के लिए एसओपी जरूरी है। कमेटी को एसओपी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक कमेटी को रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेश भी दिए। वहीं केंद्र ने कोर्ट को बताया कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। योगी आदित्यनाथ ने मानसून सत्र के दौरान बताया कि पिछले 7 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। योगी ने आवास योजना के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुई भर्ती में ओबीसी को 27% भी आरक्षण नहीं मिलता था। लोक सेवा आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी को 60% से अधिक आरक्षण मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के झूठे आरोपों पर वो जमकर बरसे और कहा कि बुलडोजर आम आदमी के खिलाफ नहीं, अपराधियों के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम किसी को भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की कोई जगह नहीं। धर्म परिवर्तन की घटनाओं की गंभीरता और लोगों की परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 पेश किया है। सपा की सरकार में मिशनरीज को खूब बढ़ावा दिया गया था। लखनऊ का मोहनलालगंज जिसका मिशनरीज का के सब कुछ सबसे ज्यादा प्रभाव वाले क्षेत्रों में से है। इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस दिशा में सख्त कदम उठाया। सीबीआई ने बिहार में नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें मुख्य आरोपी मनीष प्रकाश, सिकंदर यादवेंदु और 11 अन्य के नाम शामिल। इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामला दर्ज किया गया। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने प्रश्न पत्र लीक मामले में संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया था। ये मामला इस वर्ष 5 मई को पटना के शास्त्री नगर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और 23 जून को इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस मामले में अब तक 58 स्थानों पर तलाशी ली है और बिहार पुलिस की ओर से गिरफ्तार आरोपियों समेत 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने मृतक छात्रों की स्मृति में 4 पुस्तकालय स्थापित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी साझा की है।
उन्होंने ये भी लिखा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम छात्रों के लिए सार्वजनिक पढ़ने की जगहों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली कोचिंग हादसे में 3 छात्रों की मौत को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी में डूबकर 3 एस्पिरेंट्स की जान चली गई थी और इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्र कोचिंग केंद्रों में अपनी पुख्ता सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जितनी जल्दी उनकी परेशानी का समाधान होगा उतनी जल्दी वो अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। फेक क्रिप्टो करेंसी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय लेह लद्दाख क्षेत्र में पहली बार छापेमारी कर रहा है। एजेंसी ने AR मीर और अन्य के खिलाफ लेह, जम्मू और हरियाणा के सोनीपत में कम से कम 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे की पटरी पर मुर्गा बांधने, साइकिल खड़ी करने और ट्रैक पर पत्थर एवं गैस सिलेंडर रखने की रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले युवक गुलजार शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 12 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के गया में 5, नालंदा में 2, रोहतास में 2 और जहानाबाद में 3 लोगों की मौत हो गई है। इन लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया। केरल सरकार ने चौतरफा दबाव के चलते अपने उस विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है जिसमें वैज्ञानिक समुदाय से वायनाड भूस्खलन स्थल का दौरा न करने और अपनी राय और अध्ययन रिपोर्ट मीडिया के साथ साझा न करने का निर्देश दिया गया था। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने केरल सरकार के उस आदेश के तालिबानी फतवा उसे करार दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि केरल सरकार नहीं चाहती कि हमें इस मानव निर्मित आपदा के बारे में पता चले। केरल के वायनाड में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा 200 के करीब पहुंच गया है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पूरी स्थिति की जानकारी ली है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी स्थिति की जानकारी ली है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यहां C-17 विमानों ने बचाव सहायता कार्यों के लिए वैली ब्रिज, डॉग स्क्वाड, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक उपकरणों जैसे कि 53 मीट्रिक टन आवश्यक साजुक सामान की आपूर्ति की है। वायनाड में राहत और बचाव के काम में केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। RSS की सेवा भारती टीम भी घटनास्थल पर 30 तारीख से ही मौजूद है। बिना किसी मीडिया कवरेज के सेवा भारती के लोग वायनाड के लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर चाहे वो लोगों को रेस्क्यू करना हो, भोजन पहुंचाना हो या फिर मृतक लोगों का अंतिम संस्कार करना हो। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी वर्षा का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा पर निकले कई श्रद्धालुओं को विपरीत मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों से 4 धाम यात्रा पर आए तीर्थयात्री पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण फंसे हुए हैं। केदारनाथ दर्शन के लिए मध्य प्रदेश के लोग केदारनाथ में फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने एयरलिफ्ट करके सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 4 धाम की यात्रा के दौरान केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 61 यात्रियों में से 51 यात्रियों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित रुद्रप्रयाग पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि शेष 10 यात्री केदारनाथ में ही सुरक्षित स्थान पर हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड सरकार के सतत संपर्क में है। उत्तराखंड में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बादल फटने की वजह से अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही आपदा प्रभावितों का हाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर लाए जाने के साथ ही भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड की पहाड़ियों में वायुसेना HADR ऑपरेशन चला रही है। दरअसल उत्तराखंड में हाल ही में बादल फटने की घटना के बाद भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर गौचर में तैनात किए गए हैं। जोशीमठ क्षेत्र में गुलाबकोरी के पास अवरुद्ध सड़क मार्ग खुल गया है। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग भी विभिन्न जगहों पर अभी भी यात्री फंसे हुए हैं, जिनकी सहूलत के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हिमाचल में बादल फटने से मलाना पावर प्रोजेक्ट बांध टूट गया, जिसकी वजह से कुल्लू में स्थित मकान और मंदिर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बलादी गांव में एक सरकारी स्कूल, 2 मंदिर, 8 मकान बह गए। पहाड़ी इलाकों में मानसून की बारिश ने भीषण तबाही मचाई हुई है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह पर बादल फटने से 50 से अधिक लोग लापता हैं और 2 लोगों की मौत की खबर है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के मामले में प्रधानमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव मदद सुनिश्चित करने को कहा है। पीएम मोदी के निर्देश के बाद यहां राहत कार्य जोरों से चल रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात करके वहां के हालात की जानकारी ली। दरअसल शिमला और कुल्लू जिलों में श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिमला के रामपुर क्षेत्र के समीज खड्ड में बादल फटने से काफी जान माल का नुकसान हुआ। चंबा में भी बादल फटने से कई घर और गाड़ियां मलबे में दब गए हैं। सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फील्ड कर्मचारी सहित अन्य अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो वहीं ऊना, बिलासपुर, सोलन सहित कई जिलों में 2 से 6 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। फूलों की बारिश होते ही हर हर महादेव और बम बम बोले के जयकारों से उत्तर प्रदेश गूंज उठा। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बालटाल पहलगाम से बेस कैंप की ओर रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के बीच उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बीती रात ब्रिज घाट से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों के डीजे में अचानक आग लग गई। पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ए सांभल कर हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो हाँ। ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद सरकार ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है। सरकार ने अब 50 अमृत भारत ट्रेनें और बनाने का फैसला किया है। रेल मंत्री ने कहा कि आने वाले महीनों में 2500 जनरल कोच बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इस तरह से कुल 10,000 कोच बनाने का लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने यूपी की राजधानी लखनऊ में स्किल इंडिया मिशन के प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। मेटा AI उपयोग के मामले में भारत सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी सुसान ली ने कंपनी के कैलेंडर वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों की जानकारी देते हुए बात कही है।
स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म पर जून में करीब 88 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, तो वहीं 9.59 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और 7.63 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन कोर्स में पंजीकरण कराया। महिंद्रा और महिंद्रा ग्रुप अगले 3 वर्षों में देश के विकास और इनोवेशन एवं रोजगार सृजन के लिए 37,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री ने जुलाई में छलांग लगाई। जुलाई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री करीब 28% बढ़कर 1,78,948 तक पहुंची। सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक को मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग करना जरूरी है। इसका मतलब है कि बैंक के पास 25% हिस्सेदारी होनी चाहिए। एमपीएस मेंटेन करने के लिए बैंकों के पास 1 अगस्त 2024 तक का समय सीमा था। इस समय सीमा को सरकार ने 2 साल के लिए बढ़ा दिया। देश में चालू कैलेंडर वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही अप्रैल-जून में 5G स्मार्टफोन की बिक्री बढ़कर 77% पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन ने कहा कि अगर भारत 8% वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखता है तो 2047 तक भारत 55 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। और आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा और वहां पर इस समय अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री का भाषण सुनते हैं। ट्रेन में कितनी सीढ़ियां होंगी एवं इनका अनुमानित किराया कितना कितना होगा? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बुलेट ट्रेन में अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएं, डॉक्टर ई श्रीधरन साहब जो कि रेलवे के सेक्टर में वन ऑफ द फाइनेस्ट जो अथॉरिटी माने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि मेट्रो के अंदर कोई क्लास का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और मैं तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय अटल जी के कार्यालय में काम करता था। मुझे उस समय का ये तब भी अनुमान है, ध्यान है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन में भी केवल 2 श्रेणी रहेगी, एक नॉर्मल चेयर कार की और एक एग्जीक्यूटिव क्लास की, केवल 2 श्रेणी रहेगी। वंदे भारत में भी इसीलिए केवल 2 श्रेणियां रखी गई थी कि एक्चुअली प्रेफरेंस तो यही है कि केवल 1 श्रेणी रहे, कोई भी व्यक्ति कहीं भी आके बैठे। हम समाज की जिस तरह के समरस समाज की व्यवस्था करना चाहते हैं, जो हम लोगों का विचार है, उस विचार के अनुसार श्रेणियां उसमें नहीं आती है, अलग अलग श्रेणियां हम लोग उसमें नहीं देखते हैं। थैंक यू। माननीय श्री मोहम्मद नदीमुल हक। I have a very pointed question, sir. Whether it is true that the deadline for the completion of the first bullet train project has been extended several times from the initially stated deadline of 2022 to the current deadline of 2027? If yes, please state the number of times that the deadline for completion of the first bullet train has been extended and the reasons for missing the deadlines. Thank you, Nadimuddin. सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा, बुलेट ट्रेन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और हर देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसका डिज़ाइन करना ज़रूरी होता है, और उसकी डिज़ाइन भी अपने आप में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन होती है। अगर मैं उदाहरण दूं, कई देश ऐसे हैं जिनको 20-20 वर्ष लगे हैं बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को करने में। उसके बावजूद भी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी और कोविड के 2 वर्षों के बावजूद भी इतने कम समय में 320 किलोमीटर बन पाना, ये भी अपने आप में माननीय सभापति जी, ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि और बहुत बड़ी रिकॉर्ड उपलब्धि है। थैंक यू। सप्लीमेंट्री 4th, माननीय राजीव शुक्ल। सरकार का तीसरा टर्म है, लेकिन 2014 में घोषित बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद चलेगी भी शुरू नहीं हो पाया। मैं समझता हूँ दिक्कतें हैं उसमें, और मैं भी जापान में बुलेट ट्रेन में गया हूँ, और वो सिंगल ट्रैक उन्होंने बनाते हैं और उसके ऊपर से चलती, तो अलग से ट्रैक भी मेरे इस पर बिछानी पड़ती। बात आपकी सही है। मेरा अपना मानना है कि व्हाट आर द मेजर इम्पेडिमेंट्स in delay of this project. Secondly, if Ahmedabad-Mumbai route is difficult, you need to build a tunnel beneath the ocean, then why don't you pick up another project also simultaneously where this can be made easily, where the surface is plain? Thank you. जी, इस प्रोजेक्ट में कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। इस प्रोजेक्ट में
इस तरह की कोई इम्पेडिमेंट नहीं है। प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, उसको डिज़ाइन करने के टाइम में सावधानियां बरतनी पड़ती है और उन सावधानियों को बरत के उसके डिज़ाइन को उस तरह से प्रॉपरली करके काम बहुत तेज़ी से आगे चल रहा है। थैंक यू। डॉक्टर सरफराज अहमद। सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़ी विस्तृत जानकारी बुलेट ट्रेन की हम लोग को दी है। मैं इनसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि दो हमारे इस देश के पिछड़े राज्य हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, क्या सरकार की ये प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में ही बुलेट ट्रेन चलाने जाएगी? अगर है तो फिर कब तक वो हो सकता है? धन्यवाद डॉक्टर सरफराज जी। माननीय सभापति महोदय, ये इस कॉम्प्लेक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को अभी आत्मसात करने पे, समझ कर अपने इंजीनियर्स को ट्रेन करने में और अपने पूरे देश में इसका जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो बनाने पे फोकस है अभी। और मैं आपके साथ बहुत हर्ष के साथ ये शेयर भी करना चाहूँगा कि जो बड़ी वाली जो क्रेन्स होती हैं जिससे कि गर्डर उठा के वायडक्ट के ऊपर रखना होता है, इनिशियली क्रेन की टेक्नोलॉजी बाहर से आई और दो क्रेन के इंपोर्ट के बाद में, माफ़ कीजिएगा एग्जैक्ट नंबर मुझे पूरा ध्यान नहीं है, शुरू में क्रेन को लाने के बाद में आगे सारी की सारी क्रेन की डिज़ाइन भारत में बनी। वैसा ही जो मोल्ड होता है, उस मोल्ड के इनिशियली टेक्नोलॉजी बाहर से आई, लेकिन उसके बाद में मोल्ड की टेक्नोलॉजी भारत में ही बनने लगी और अच्छे अपने कोयम्बतूर में बहुत अच्छा जो फोर्जिंग और फाउंड्री वाली इंडस्ट्री है तमिलनाडु में, उस इंडस्ट्री का अच्छा इसमें उपयोग हुआ। तो अभी सारा का सारा फोकस है कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को समझें, आत्मसात करें, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, जितनी भारत की जनसंख्या है और जिस तरह से हमारी इकॉनमी ग्रो हो रही है, उसके हिसाब से आगे भविष्य में हमें बहुत सारे इस तरह के एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने ही पड़ेंगे। जब सरफेस पे कोई भी ट्रेन चलती है तो उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कभी कैटल आता है, लोग भी, गांव भी आसपास हैं तो उनकी भी तकलीफ होती है। तो अपनी जितनी जनसंख्या के समकक्ष देशों ने सब ने यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि एलिवेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स बनाए जाएं। तो ये अपना पहला अच्छा प्रयोग है और इसमें अच्छी सीखने को मिला है देश को। तो भविष्य में जो जनसंख्या बहुल क्षेत्र है उसमें एलिवेटेड पैसेंजर कॉरिडोर्स जो कि हाई स्पीड पे ऑपरेट करेंगे, वैसा देश को निर्णय लेना होगा। धन्यवाद। तो ये राज्यसभा से आप सीधा प्रसारण देख रहे थे, जहां पर इस समय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे से संबंधित चुनौतियों और उपलब्धियों पर सवालों के जवाब दे रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH 605। बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 127 गुना बढ़कर 253 करोड़ रुपए हो गया है। अडानी इंटरप्राइजेस का अप्रैल जून तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 1455 करोड़ रुपए हो गया। जुलाई में GST कलेक्शन 10.3% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। देश की सबसे बड़ी घरेलू दवा निर्माता कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 40% बढ़ गया।
टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने अपने कारोबार को 2 इकाइयों में विभाजित करने को मंजूरी दी है। कंपनी ने कहा कि डिमर्जर होने में लगभग 12-15 महीने लग सकते हैं। लेबनान में बढ़ते तनाव के बीच भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को सावधानी बरतने, गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और बेरूत में ईमेल के जरिए भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी है। चीन में तूफान गेमी से तहलका मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन कॉल में इजरायल के समर्थन करने के लिए नई अमेरिकी सैन्य तैनाती पर चर्चा की। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों के खिलाफ खतरों में नई रक्षात्मक अमेरिकी सैन्य तैनाती की भी बात की गई है। अमेरिका के कोलोराडो के अलेक्जेंडर माउंटेन में आग 5000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैल गई। हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फुआद को बेरूत में मार गिराया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पहले लेबनान के चामा गांव में इजरायली हमले के जवाब में मेज़ुबा के उत्तरी सीमा समुदाय पर दर्जनों रॉकेट दागे। अमेरिका और रूस ने सोवियत इतिहास के बाद सबसे बड़ी कैदियों की अदला बदली की। पेरिस ओलंपिक में शुक्रवार को निशानेबाजी में पुरुषों के स्कीट क्वालिफिकेशन में अनंतजीत सिंह नरूका हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर तीसरे पदक की दावेदारी के लिए 25 मीटर पिस्टल के क्वालिफिकेशन में उतरेंगी। गोल्फ में पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के दूसरे दौर में 2 भारतीय गोल्फर हिस्सा लेंगे। तीरंदाजी में मिश्रित टीम स्पर्धा शुरू होगी। भारत की तरफ से अंकिता भगत और धीरज बोमदेवरा एलिमिनेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। जूडो में भारत की तुलिका मान राउंड ऑफ 32 में हिस्सा लेंगी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।